हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जया पांडे और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 11th और 12th के लिए ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे मेरे चैनल पे देख लीजिए। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपना ग्रामर पढ़ना शुरू किया था वर्ब टू बी से, जिसका हमने प्रेजेंट और पास्ट हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम फ्यूचर वर्ब टू बी पढ़ने वाले हैं, यानी कि विल बी और शैल बी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वर्ब टू बी उस तरीके के सेंटेंसेस को बोला जाता है जिसमें किसी भी तरीके का कार्य नहीं किया जाता है। इसमें केवल एक कथन को कहा जाता है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक रूप में, या फिर किसी कथन की हाँ या न की पुष्टि के लिए प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन इनके वाक्यों में किसी तरीके का कार्य नहीं होता है। तो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर यानी कि विल बी शैल बी। इसकी पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं किसान बनूंगा, वह उस घर में होगा। तो इन सभी वाक्यों में आप देख सकते हैं कि कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि मैं किसान बनूंगा, तो इसमें वाक्य के अंत में आ रहा है गा, लेकिन इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम कह रहे हैं कि वह या फिर मेरा भाई उस घर में होगा, तो अगर हम यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि उस वाक्य के अंत में होगा आ रहा है, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का कार्य नहीं हो रहा है। तो अगला इसकी पहचान ये होती है कि इन वाक्यों में कोई कार्य नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब टू बी के प्रत्येक वाक्य में किसी तरीके का कार्य नहीं होता है। तो अब हम सबसे पहले सेंटेंस टाइप यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बता दिया कि इन वाक्यों में किसी भी कथन को सकारात्मक रूप में कहा जाता है, यानी कि अफर्मेटिव वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में किसी कथन को सकारात्मक रूप में कहा जाता है, यानी कि केवल किसी बात को कही जाती है, ना तो उसमें हम किसी भी नकारात्मकता का बोध कराते हैं और ना ही कोई प्रश्न पूछते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वह एक किसान होगा, इसमें ना तो किसी नकारात्मकता का बोध हो रहा है, ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब हम इसके नियम के बारे में देखते हैं। तो नियम इसका है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो है सबसे आसान टेंस होता है, क्योंकि इसमें बस हमें दो चीजें देखनी होती है, वो होता है आई और वी। तो केवल आई और वी के साथ ही जो है शैल बी का यूज किया जाता है। बाकी कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो ही, शी, इट, दिस, दैट, कोई भी सेंटेंस हो, यू, कुछ भी हो, तो उन सबके साथ हम विल बी का यूज ही करेंगे। यानी कि आई और वी इन दोनों के साथ पर्टिकुलरली हमें सिर्फ शैल बी का यूज करना है और बाकी सबके साथ विल बी का यूज करना है। तो अब हम आते हैं सेंटेंस को बनाने में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि वह एक किसान होगा, या हम कह सकते हैं कि वह एक किसान बनेगा। ठीक है, तो अब हम इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगर हम किसी वर्ब वाले सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें कोई कार्य हो रहा हो, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद ही और ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पे वर्ब लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि इसमें क्रिया नहीं होती, इसमें कोई काम नहीं होता है, तो इसमें हम वर्ब नहीं लगाएंगे। तो चलिए हम इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से इस सेंटेंस को छांटते हैं। तो हमें पता है कि सब्जेक्ट का मतलब हम जानते हैं कि जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि वह। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वह एक किसान होगा, तो अगर हम पूछेंगे कि कौन एक किसान होगा, तो वो है हमारा वह। हम ये भी कह सकते हैं कि सामान्यतः हम ये बता सकते हैं कि सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वह, जो कि एक प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है। तो यहाँ सब्जेक्ट में हम लिखेंगे वह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है कि वाक्य के अंत में जो भी शब्द आए जो कि वाक्य की पहचान हमसे कराए, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है होगा, जिसे हमें वाक्य की पहचान हो रही है, तो वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा जो कर्ता है, वो जिसके ऊपर कार्य करे या जिस चीज के बारे में बात हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा कर्म, यानी कि एक किसान। तो अब हमें इसको बनाना है। तो इसको हम जैसे कि जानते हैं कि केवल आई और वी के साथ ही हमें शैल लगाना है, बाकी सबके साथ हमें विल लगाना है। तो अगर हम यहाँ पे कहेंगे
वह, तो जब हमें पता है कि यहाँ पे हमने लिखा है होगा, यानी कि यह एक लड़के के बारे में, एक पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे ही के साथ हमें लगाना है विल बी, एक किसान यानी कि अ फार्मर। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे होगा ही विल बी अ फार्मर। अगर हम यहाँ पे यही कहें कि मैं एक किसान होऊंगा, तो हम ठीक उसी तरीके से सब्जेक्ट में लिखेंगे मैं, यहां लिखेंगे होऊंगा, उसके बाद लिखेंगे एक किसान, जो कि होगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहां पे हम मैं के लिए लिखेंगे आई, और जैसे कि हमें पता है कि आई और वी दोनों के साथ हमें केवल शैल बी लगाना है, तो आई के साथ हम यहां लगाएंगे शैल बी अ फार्मर। ठीक है, तो यहां पे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आई और वी इनके साथ हमें शैल बी का यूज करना है और बाकी सबके साथ हमें विल बी का यूज करना है। और ठीक इसी प्रकार से बड़े सेंटेंस को हम इस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के ढांचे पर आकर हम इसको बना सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, हम इस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम उसे छाट कर आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा अगला टाइप है सेंटेंस का, वो है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो अब जैसे हम बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों की, तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नकारात्मकता का बोध होता है, यानी कि वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो भी रूल्स होंगे हेल्पिंग वर्ब लगाने के वो पहले की तरह ही होंगे, यानी कि जिस प्रकार अफर्मेटिव में आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी लग रहा था, तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से होगा। लेकिन बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नॉट हम लगाएंगे, पहले बाकी जो चीजें हम बना रहे थे जैसे इज और वॉज या वर, इनके साथ हमने जो सेंटेंस बनाए थे उनमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट को लगाएंगे, यानी कि विल और बी के बीच में नॉट, शैल और बी के बीच में नॉट। बाकी विल और शैल हमें कहाँ लगाना है ये हम बिल्कुल पहले की भांति ही रखेंगे, यानी कि आई और वी जहां होंगे वहां हम लगाएंगे शैल और बाकी सबके साथ हम लगाएंगे विल। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है कि वह मेरे साथ नहीं होगा। तो जैसे हमें पता है कि हमें सब्जेक्ट छांटना है, तो सब्जेक्ट है वह, हेल्पिंग वर्ब है होगा, नॉट के स्थान पर हमें लिखना है नहीं, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट में लिखना है मेरे साथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वह होगा नहीं मेरे साथ, इसको हमने छांट लिया है अच्छे से। तो अब इसको हम छांटने के बाद हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। ट्रांसलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही, उसके बाद ही के साथ हमें लगाना है विल, और जैसे कि हमें पता है कि विल और बी दोनों यहाँ लग चुके हैं, इन दोनों के बीच में ही हमें लगाना है नॉट, यानी कि ही विल नॉट बी मेरे साथ, यानी कि विथ मी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर पे किसी भी सेंटेंस को छांटेंगे और छांटने के बाद हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो सेंटेंस का टाइप है वो है इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैं आपको इनके बारे में पहले कुछ बता देती हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके वाक्य के शुरू में क्या का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन वाक्यों में हम उस प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं जिसमें केवल हाँ या ना का बोध हो, यानी कि इसमें जिस व्यक्ति से हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो या तो हाँ में उत्तर दे या फिर ना में, इसका कोई भी डिटेल्ड आंसर नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा है कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे, तो इसका आंसर जो है वो सिंपली हाँ या ना में से हो सकता है। यानी कि वाक्य में यदि क्या शब्द जो है वो सबसे पहले आए तो उस वक्त हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर क्या शब्द पहले आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले ही लगा देना चाहिए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हमें वाक्य के लगा देना चाहिए, उसके बाद हमें बाकी के सेंटेंस यानी कि बनाने चाहिए। यानी कि क्या के लिए हमें अलग से व्हाट का यूज करने की आवश्यकता नहीं है अगर क्या सेंटेंस में सबसे पहले आए तो चलिए, जो बाकी के रूल्स हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब के जो लगाने के रूल्स हैं वो बिल्कुल पहले की तरह ही सेम होंगे। यानी आई और वी के साथ शैल बी का यूज होगा और बाकी सबके साथ होगा विल बी का यूज। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको बनाते हैं। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है इसमें वो है कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे। तो अब हम
यहाँ पर यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि हमें पता है कि क्या जब वाक्य में सबसे पहले है तो इसके लिए हमें व्हाट का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसी की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर क्या बनोगे, यानी हम यहाँ पे उसको भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, क्योंकि ये किसके बारे में बात हो रही है, तो तुम के बारे में ही बात हो रही है। उसके बाद बी के जगह पे हमें कुछ नहीं लिखना, अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो बनोगे वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में ही रखते हैं, छोड़ते हैं। उसके बाद हमें आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि मेरे मित्र, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेरे मित्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस को आसानी से छाट लिया है कि क्या, फिर यहाँ पे हमने उसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि ये लिख दिया है, और उसके बाद आ जाता है तुम, उसके बाद मेरे मित्र। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विल यू, उसके बाद आएगा बी माई फ्रेंड। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर हमें देखने से ही पता चल रहा है कि पहले हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा है हमने बी, यानी कि यहाँ भी जो मेन जो हेल्पिंग वर्ब है और जो बी है वो एक दूसरे से अलग ही रहेंगे, यानी कि वो एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, उनको भी सब्जेक्ट उनके बीच में आ जाएगा। उसके बाद बाकी सब बिल्कुल सेम है वैसे ही, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान देना है कि कभी भी कोई भी इंट्रोगेटिव या कोई भी ऐसा सेंटेंस हम बना रहे हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसको ट्रांसलेट करने के बाद ये बहुत आवश्यक है कि हम उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो अगला जो सेंटेंस टाइप है वो है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि ये बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह ही होते हैं। इसमें भी प्रश्न उसी प्रकार पूछे जाते हैं, या तो हाँ या न में ही जवाब मिल सकता है, और इसमें भी जो क्या शब्द है वो वाक्य के पहले आ जाता है, और यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो उसमें हम जो है व्हाट का यूज नहीं करते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में सबसे पहले लिख दिया जाता है। बस हमें इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे ठीक बी से पहले और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर होगा कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब बी, तब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है कि क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो जैसे कि हमें पता है कि इसका जो आंसर है वो केवल हाँ या ना में ही हो सकता है। तो ये एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको छांटते हैं, तो यहाँ पे पहले की तरह ही हम जो है क्या और गा जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि वो एक हेल्पिंग वर्ब में ही आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि मैं, यहाँ पे नॉट की जगह पे हम लिख देंगे नहीं, बी को हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, बल्कि हमें इसको उतारना भी है। ऑब्जेक्ट में हम लिख देंगे डॉक्टर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे हमने लिखा है आई के साथ हमें यहाँ यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब में शैल। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे नॉट, बी, उसके बाद हम यहाँ कर देंगे इसका, यहाँ पे लिख देंगे डॉक्टर, उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इजीली बन गया कि शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर, या फिर हम यहाँ पे अ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बस सिंपली लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें इतना ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग जो है जब वर्ब टू बी का फ्यूचर का वर्ब टू बी बनाते हैं तो उस वक्त वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स में देखा है कि वो इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बी के बाद नॉट लगाना है, या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले होता है तो क्या हम शैल भी पहले लिखें। तो ये छोटी मोटी जो कन्फ्यूजन्स है वो सबको होती है। तो अगर हम एक उसके स्ट्रक्चर को ही याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी सेंटेंस को बनाने में। तो जैसे कि ये बहुत ईजी था, यहाँ पे हमने लिख दिया शैल आई नॉट बी डॉक्टर। ठीक है, तो अगला जो हमारा सेंटेंस टाइप है वो है क्वेश्चन वर्ड का। हालांकि ये तो इंट्रोगेटिव के अंदर ही आ जाता है, इसे हम चाहे तो इंट्रोगेटिव में ही समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको अलग किया हुआ है और मैंने भी वैसे ही इसको समझा था। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड पे। तो क्वेश्चन वर्ड जो है उस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो आते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, या फिर क्या। जी हाँ, क्या भी अगर वाक्य के बीच में आए तो हम उसे क्वेश्चन वर्ड ही समझेंगे, यानी कि यदि क्या वाक्य के पहले आता है तो वो इंट्रोगेटिव होगा, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को ही वाक्य के पहले लिख देंगे और क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं होगा। लेकिन यदि जो क्या है वो वाक्य के बीचों बीच आएगा कहीं पे भी,
तो उस वक्त हम क्या के लिए व्हाट का यूज करेंगे, और बिल्कुल जिस प्रकार से ये क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर है उसी तरीके से हम उसकी अंग्रेजी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो जितने भी रूल्स हैं वो बिल्कुल पहले की तरह ही होंगे, और जो प्रश्नवाचक, बस इसमें अंतर ये कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि वह कहाँ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन वर्ड जो है उसको हम पहले लिख देंगे यानी कि कहाँ। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है इसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि होगा। उसके बाद हम कर सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, और बी तो हमें ऐसे ही उतारना ही है एज इट इज। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है, तो बस हम इसको इजिली बना देंगे कहाँ यानी कि वेयर, होगा यहाँ पे वह है यानी कि ही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इजीली हमने इसको बना लिया है कि वेयर विल ही बी यानी कि वह कहाँ होगा। ठीक है, तो अगर और भी बड़ा होता है यानी इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी होते तो हम इसको इजीली ऐसे ही छाट कर बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम एक व्हाट का सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर कि तुम क्या बनोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया कि तुम क्या बनोगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि क्या इसमें वाक्य के बीच में आ गया है, तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे क्या, उसके बाद लिख देंगे गे, उसके बाद यहाँ पर तुम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट लिखनी पड़ती है, अगर पहले आता है तो बस हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे तुम है यानी कि यू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विल, उसके बाद होगा बी यानी कि व्हाट विल यू बी यानी तुम क्या बनोगे या तुम क्या होगे या क्या, मतलब ये जो है व्हाट अगर बीच में आए तो हम उसकी इंग्लिश क्या अगर बीच में आए तो हम उसकी इंग्लिश व्हाट लिखते हैं। तो अगला जो सेंटेंस टाइप है वो है हमारा क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि तुम क्या नहीं बनोगे, जैसे मैंने यहाँ पे वही जो क्या वाला जो सेंटेंस है उसको यहाँ पे निगेटिव बनाकर यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसको जो बाकी के जितने भी रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, एज इट इज होंगे जैसे वो थे पहले वैसे ही, बस यहाँ पे हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और फिर से सब्जेक्ट और बी के बीच में आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम पहले इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, उसके बाद यहाँ पे आएगा तुम, उसके बाद आता है यहाँ पे नहीं, उसके बाद बी जो है वो यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, अब नॉट। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पर यहाँ पे गे लिख देंगे। तो ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा था, छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नया जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्या की इंग्लिश यानी कि व्हाट, उसके बाद यू है यहाँ पर तो हम यहाँ लिखेंगे विल, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नॉट, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे बी, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि व्हाट विल यू नॉट बी यानी तुम क्या नहीं बनोगे। अब एक और सेंटेंस हम जैसे बना देंगे कि जैसे कि तुम, जैसे हम यहाँ पे बना देंगे कि तुम कब वहां होगे। ठीक है, मान लो हम पूछ रहे हैं कि तुम कब वहां होगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो यहाँ पे एक बार और मैं जो स्ट्रक्चर है उसको क्लियरली लिख देती हूँ, क्योंकि उसमें क्लियर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो क्योंकि उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब गलती से छोड़ दिया था। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है कि क्वेश्चन वर्ड जो है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अब ये जो हमारा सेंटेंस है कि तुम कब वहां होगे, इसको हम बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कब, जो कि है हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे होगे, उसके बाद लिखेंगे तुम, फिर लिखेंगे यहाँ पे हम नहीं भी लिखेंगे, तुम कब वहां नहीं होगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड निगेटिव है तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, उसके बाद बी जो कि ऐसे ही उतर जाएगा, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है यानी कि वहां, तो यहाँ हम लिख देंगे वहां। ठीक है,
तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कब की इंग्लिश, व्हेन, विल क्योंकि यहाँ पे यू है, व्हेन विल यू नॉट बी देयर। यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इसी तरीके से, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को इजीली लर्न करके आप जो है इजीली इसको बना सकते हो। और स्ट्रक्चर पे हम जब इसको छांट लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है किसी भी सेंटेंस को बनाना। तो बस ये जो है हमारा जो फ्यूचर वर्ब टू बी है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आपने वीडियो में काफ़ी मिस्टेक्स देखी होगी मेरे बोलने में, क्योंकि थोड़ा सा भी तबीयत की वजह से थोड़ा सा टंग स्लिप हो रहा है, ज़बान थोड़ी सी फिसल रही है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, बट वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच अगेन फिर से मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी नया सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।